हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कर्व और लाइन जब एरिया बाउंड करेगी तब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और जब दो कर्व के बीच में एरिया बाउंड हो रहा होगा तब प्रॉब्लम्स को कैसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है, नीचे है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, इसके बाद जो है वो आज स्टार्ट करते हैं। करेक्ट, तो देखो जो सबसे पहला है वो है फाइंड द एरिया। जब फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज, क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई, क्योंकि ऑलमोस्ट थ्योरी वाला जो पार्ट है इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दी, जो भी कॉन्सेप्ट लगते हैं। ठीक है, तो जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि बेसिकली हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो रीजन बाउंड हो रहा है, तो कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई कर्व्स। दो कर्व दे रखे हैं, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 एंड एक्स स्क्वायर बराबर माइनस रूट 2 बाई एंड द लाइन एक्स इक्वल्स टू वाई बिलो द एक्स एक्सिस। मतलब इनको बनाना है और एक्स एक्सिस के बिलो जो भी एरिया बाउंड करेंगे वो निकालना है। तो मैं आपको वो बनाता हूँ, मैथमेटिकली पार्ट आप कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको उसका ग्राफ या कैसे जो रीज़न आएगा वो फाउंड करके वहाँ तक मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। लेट्स स्टार्ट विद द सर्कल, है ना। अपने को ये पता है, मैंने बोला था क्लास 11th में जो हमने चैप्टर पढ़ा है कोनिक, उसका बेसिक आइडिया बहुत ज़रूरी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, ये ऐसा सर्कल है जिसकी सेंटर 0 0 है। स्टैंडर्ड फॉर्म सर्कल का क्या होता है? सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर सेंटर 0 0। क्यों 0 0? क्योंकि जब हम चलो थोड़ा सा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये लिखते हैं, जहाँ पर h कॉमा के जो है वो सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, r जो है वो रेडियस को रिप्रेजेंट करती है। ये बातें हमें सभी को पता है। तो यार अगर h और k 0 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। यानी कि ये अपने आप में एक ऐसे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ। ये जो है एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। ठीक है, लेट्स से अब वो कह रहा है कि इस सर्कल की इक्वेशन जो है वो क्या है। इस सर्कल की इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। सेंटर क्या हुआ? 0 0। सेंटर क्या हुआ? 0 0। रेडियस बोल दो जरा, रेडियस कितनी? 4। रेडियस कितनी? 4। यानी कि ये पॉइंट भी अपने आप को पता लग गया ना, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 0, -4। 4, 0। सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, 2 होगा ना, रेडियस तो 2 है ना, 2 का स्क्वायर होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 0, -2, 0, -2, 2, 0, 0, 2 एंड दिस इज -2, 0। इस तरह से सर्कल बन जाएगा। सर्कल बन गया। अब क्या करना है? सेकंड देखो, कह रहा है कि लाइन y इक्वल्स टू एक्स, ये भी दे रखा है भाई, y इक्वल्स टू एक्स सभी जानते हो। व्हाट इज y इक्वल्स टू एक्स? ये पॉइंट है 0, 0, ये पॉइंट है 0, 0। अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज लाइन y इक्वल्स टू एक्स, तो बोलोगे ये होती है। ठीक है, ये लाइन क्या है? y बराबर x। ठीक, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -√2y। ये पैराबोला है, दिख रहा है? एक्स स्क्वायर बराबर, देख रहे ध्यान से, एक्स स्क्वायर बराबर -4a/, याद आ रहा है? दिस इज डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला स्टैंडर्ड वही रहेगा। तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है। इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बना देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजुअलाइज हो जाएंगी चीज़ें। ये कुछ ऐसा। अब ये ऑब्वियस सी बात है ना, दिख रहा है, उसकी इक्वेशन से दिख रहा है। मैंने वहाँ से क्यों पास कराया? क्योंकि देखो x की जगह 0 डालोगे, y की जगह भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो ओरिजिन से पास कर रहा है, कंफर्म है। ओरिजिन से ही पास करेगा, ये कंफर्म है। ठीक है ना? अच्छा, ओरिजिन से पास करेगा, ये तो कंफर्म है। अब तुम्हें निकालना क्या है यार? तुम्हें निकालना है कि इन तीनों से जो एरिया बाउंड हो रहा है, इन तीनों से जो एरिया बाउंड हो रहा है, अच्छा ये पैराबोला और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? तो आपको बेसिकली क्या है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है सर्कल, और अगर मैं सर्कल और पैराबोला जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट कैलकुलेट करूँ, सर्कल और पैराबोला जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। जैसे कि मान लो
इंटरसेक्शन पॉइंट तो मैंने बताया था चाहिए होते हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 और वहाँ दे रखा है एक्स स्क्वायर बराबर -√2y। अब करना क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर जो -√2y है ना, ये एक काम करो, यहाँ उठा के रख दो, तो जब रखोगे तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर -√2y, ठीक है ना यार, और -4 बराबर 0। इसके दो फैक्टर दिख रहे हैं ना, साफ साफ दिख रहे हैं, 2√2 है √2, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, चलो मैं लिख देता हूँ, प्लस नहीं माइनस आएगा, वाई स्क्वायर -2√2y प्लस √2y -4 बराबर 0। y कॉमन लिया तो ये हो जाएगा y -2√2 प्लस का √2 कॉमन लिया तो y -2√2, एक में आ गया y प्लस √2, एक में आ गया y -2√2, तो y बराबर -√2 या फिर y बराबर 2√2। क्या y बराबर 2√2 पॉसिबल है? y बराबर 2√2 पॉसिबल है? एक बात सोचो, y अगर, ठीक है ना, समझना मेरी बात, y जो है वो ये देखो हमने जो डायग्राम बनाया, डायग्राम के हिसाब से y जो है वो क्या है, नेगेटिव है, तो y एक्चुअल में क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो y जो है वो 2√2 तो रिजेक्ट हो जाएगा, 2√2 तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो जो y जो है 2√2 ये तो रिजेक्ट हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, तो y जो है हमेशा क्या होगा -√2 होगा। तो अगर y -√2 है तो x क्या होगा, सोचो, y बराबर अगर -√2 है, तो अगर y -√2 है तो x क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो x बराबर +-√2 आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, +-√2, x बराबर आ जाएगा +-√2। अब पॉइंट क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा एक 2, -√2, एक बार मिलेगा -√2, -√2, -√2, दिख रहा है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, चौथे क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो देखो ये वाला जो पॉइंट मिला, दिस इज यहाँ पर, और ये लाइन जो है y बराबर x है, ये लाइन में y और x दोनों बराबर हैं, तो ये लाइन भी इसीलिए यहाँ से पास करेगी, जब यहाँ से ही पास करेगी तो ये पॉइंट जो है वो क्या है, ये पॉइंट आ गया अपना -√2, -√2, और ये वाला पॉइंट जो है वो क्या आ रहा है, दिस पॉइंट इज 2, -√2, ठीक है, तो ये आ गया -√2, -√2, ये आ गया 2, -√2, करेक्ट। तो ये डायग्राम बना लिया। अब तुमने डायग्राम मिल गया, तो वो कह रहा है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, कर्व के द्वारा जो एरिया बाउंड हो रहा है और लाइन बिलो द एक्स एक्सिस के जो बिलो है वो एरिया निकालना है। तो एक्स के बिलो देखो कौन सा एरिया है, एक्स के बिलो जो एरिया है वो क्या है, उसको अगर मैं शेड करूं तो ये वाला पार्ट है ना पूरा दिस, ठीक है, इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ, ये, तो इसका एरिया आपको निकालना है, ठीक है, ये आप इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आपका आ रहा है। क्वेश्चन नोट करें, डायग्राम बनाएं, आगे आप सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द, कंप्लीट कीजिएगा लास्ट वाला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन कॉमन टू द सर्कल, है ना,
एंड द पैराबोला, एक इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई है और एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला दी हुई है। ये जैसा कि देखने से क्लियर हो रहा है कि दोनों शिफ्ट हुए हैं। पैराबोला भी जो स्टैंडर्ड पैराबोला होता है भाई इसका 4ax है ना, सर ये तो बनेगा अपना x² बराबर 4a भाई, ठीक है। और ये इक्वेशन जो है वो x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0 जब हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ी हुई है। तो मैं देखता हूँ कि अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैलकुलेट करता हूँ फिर ये क्या बनता है, देन हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं सर्कल की इक्वेशन को स्टार्ट करता हूँ। सर्कल को c से लिखा, इक्वेशन है x² + y² + 4x + 6y - 3 बराबर 0, ठीक है। अब मैंने क्या किया, x को परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं तो x² + 4x इसको एक साथ लिखा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 4 की कमी है, ठीक है। इस तरफ भी 4 जोड़ना पड़ेगा तो 4 जोड़ दिया, ठीक है। प्लस y² + 6y ऑलरेडी लिखा हुआ था। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 9 की कमी है तो 9 जोड़ दिया। जो कांस्टेंट टर्म था 3 वो ऑलरेडी चल रहा है, उसको लिखा रहने दिया। तो ये बना x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यानी कि ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल अब पता लग रही है मेरे को, ये इक्वेशन जो है इसका सेंटर कितना है -2, -3। अगर मैं इसको ओरिजिन पे शिफ्ट कर दूं तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, है ना। इसका सेंटर कितना है x। तो अगर मैं इसको ओरिजिन पे शिफ्ट कर दूं तो इक्वेशन हो जाएगी x² + y² बराबर 16। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी सर्कल की, ठीक है। शिफ्ट कर दिया आपने ओरिजिन पे, आप मान लो इसका ओरिजिन सर्कल जो है वो ओरिजिन है, करेक्ट है। एक्चुअल में क्या है आपका सर्कल ये है। लेट्स अगेन पैराबोला के बारे में देखते हैं। x² + 4x ये क्या दे रखा है, पैराबोला p से लिखा, ये दे रखा है x² + 4x, ठीक है। x² + 4x दिस इज इक्वल टू 6y + 14। ये लिखा हुआ है 6y + 14। अगर ये 6y + 14 है तो इसका मतलब ये है x + 2 का होल स्क्वायर। मैंने अगेन परफेक्ट स्क्वायर बनाया जब इधर परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो इधर 4 जोड़ा है, इस तरफ भी 4 जोड़ूंगा तो 18 हो जाएगा और 6 कॉमन लूँगा तो ये y + 3 आ जाएगा, करेक्ट है। 6 3 से 18, ठीक है। मैनिपुलेट कर लेना आप जब इसको आप लिखोगे। अब देखो एक बात जो है ना क्वेश्चन में बहुत, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अगर मैं आपसे पूछूं इसका वर्टेक्स बताओ, है ना, तो आप बोलोगे यार -2, -3 है, ठीक है। इसका देखना सेंटर क्या था, इसका सेंटर भी -2, -3 है। यानी ये बात समझ में आ गई कि पैराबोला और सर्कल दोनों का वर्टेक्स, इसका पैराबोला सर्कल का जो सेंटर है वो पैराबोला का वर्टेक्स है, क्योंकि शिफ्ट हुआ है। तो अपन ने ये शिफ्टिंग से अगर हम डायग्राम बनाए हैं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अच्छा इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, x² + y² बराबर 16। तो लेट से कि अगर ये इक्वेशन है, अपना ये सर्कल है और इस सर्कल में ये सब रेडियस 4 है, वो अपने को पता, बाद में लिख लेंगे। तो इसका जो सेंटर है यही पैराबोला का वर्टेक्स है। तो पैराबोला x² बराबर 6y है। x² बराबर y का मतलब होता है पैराबोला अपवर्ड फेसिंग। पैराबोला अपवर्ड फेसिंग, अगर पैराबोला अपवर्ड फेसिंग है, ठीक है, पैराबोला अब लेट से द पैराबोला इज अपवर्ड फेसिंग, ठीक। तो पैराबोला जो है वो अपवर्ड फेसिंग है, करेक्ट है। x² बराबर 6y, करेक्ट। अब उसने क्या बोला है वो देख लो। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन कॉमन टू द सर्कल, ठीक है। सर्कल एंड पैराबोला में जो कॉमन रीजन है उसका एरिया लिखना है। नाउ यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ द, है ना, आप एक पार्ट कर सकते हैं। तो ये पार्ट भी ट्राई करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो बेसिकली अच्छा, अब इसमें एक चीज़ निकालने वाली बात क्या है, क्या कैलकुलेट करोगे वो बता देता हूँ। फिर से आप क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो देखेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे दोनों से, और इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आ रहा है उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो x² + 4x बराबर 6y + 14 दिया हुआ है, तो आई होप आप कर सकते हो ना। देखो x² + 4x की जगह 6y + 14 रखूँ तो ये टर्म और इस टर्म की जगह मैं क्या रख दूँ, 6y + 14 रख दूँ। तो ये y² + 6y - 3 तो ऑलरेडी था, है ना, और 6y + 14 और रख दो, ये आ जाएगा यार कुछ 12 आ जाएगा और 11 आ जाएगा। तो y² + 12y + 11 बराबर 0,
कर लोगे सॉल्व, 11 और 1 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो है ना आप सिंप्लीफाई करें और देखें कहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट निकालें और इसका एरिया जो है आप फाइंड करें, कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आंसर नहीं आता है तो हम नेक्स्ट जब भी डाउट सेशन होगा तो वहाँ डिस्कस कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है। इफ द एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस, क्वेश्चन नोट करो, इफ द एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस, है ना, एरिया कहाँ कहाँ बाउंड हो रहा है, एक्स एक्सिस, curve y is equals to fx and the lines x equals to 1, x equals to b is equal to this for all b greater than 1, then fx is, fx जो है अपने को फाइंड आउट करना है। करेक्ट है? एक मिनट में एक चीज चेक कर लेता हूँ। करेक्ट है, करेक्ट। अच्छा क्या कह रहा है, द एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू एफ एक्स, लाइन्स x इक्वल टू 1, x इक्वल टू b, ठीक है, इज दिस। अपने को नहीं पता क्या है फंक्शन, कोई आइडिया नहीं, तो अपने जब कोई आइडिया नहीं तो तुम ट्रेस भी नहीं कर पाओगे ना, कर ही नहीं पाओगे। तो बस बेसिक सा आइडिया है कि एक फंक्शन है एफ एक्स, तो एफ एक्स डी एक्स से एरिया निकलता है, एफ एक्स डी एक्स लिखा मैंने, लिमिट बता दी उसने, लाइन्स जो है एक्स, बस ये आइडिया है कि x इक्वल टू 1 और y x इक्वल टू b, तो ये x इक्वल टू 1 होगा और x इक्वल टू b होगा, इसके बीच में कोई भी फंक्शन होगा, अपने को नहीं पता। इसका एरिया निकाला गया 1 से b के बीच में, तो वो इतना आ रहा है, कितना आ रहा है, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट 2। लेकिन ये जो एरिया जो दिया हुआ है ना, इससे देख के बहुत अच्छा आइडिया लग रहा है कि फंक्शन रहा क्या होगा, वो तुम समझ गए हो क्या रहा होगा, कैसे समझे बताओ। देखो क्या होगा यार, ये सोचो कि fx जो है वो क्या रहा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ fx क्या रहा होगा। आप ये बात सोचें कि इंटीग्रेशन ऑफ fx जो dx है ये क्या होगा, ये रहा होगा बहुत आसानी से x स्क्वायर प्लस 1। क्यों? क्योंकि जब इस पे अगर तुम अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाओ, मान लेते हैं 1 से b, अगर मान लेते हैं इसको 1 से b तक देख लो, सुनना मेरी बात, मैंने क्या बोला, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, मान लेते हैं ये आपका इंटीग्रेशन आया, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन आया और इस पे लिमिट लगाई तुमने 1 से b, तो 1 से जैसे b लगाओगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 1, और लोअर लिमिट का मतलब 1 प्लस 1 क्या आएगा 2, ये चीज़ दिख रही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बेसिकली दिस इज रिटन एज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अगर ये चीज़ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब तुम्हें निकालना क्या मेरे भाई, तुम्हें निकालना है एफ एक्स निकालने के लिए तुम्हें पता है कि अगर फंक्शन का इंटीग्रेशन ये है तो फंक्शन का, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँ तो फंक्शन मिल जाएगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन हट जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। अब सोचो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 था ना, तो 1/2 आगे आया, एक पावर कम हुई तो माइनस 1/2, तो इसको नीचे ले आए। अब एक्स स्क्वायर प्लस चेन रूल से दोबारा करेंगे तो कितना, 2x प्लस 0, 2 से 2 काट डाला, तो फंक्शन जो है ओरिजिनली क्या होगा, फंक्शन होगा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। नोट करें, तो ये जो है इस फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर तुम अब कर सकते हो, चेक कर लेना, इस फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करोगे a से b में तो जो दिया हुआ है वही मिल जाएगा। नोट करें क्वेश्चन,
ठीक है, लिख लिया होगा। चलो तो क्वेश्चन समझ में आया। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं जिसमें वो आपसे ना डिफरेंशिएट भी करा सकता है, वो आपको रिजल्ट देके उसका रिवर्स भी पूछा जा सकता है। तो आप इसके लिए भी मतलब तैयार रहें। अगला क्वेश्चन क्या, ये हमने इस तरह का एक प्रॉब्लम जो है लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, मॉडुलस फंक्शन वाला। आपको बताया था ना मॉड का, वैसे बिल्कुल सेम है। कह रहा था एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स, है ना, एरिया ऑफ द रीजन निकालना है बाउंडेड बाय द कर्व्स। कर्व्स क्या है, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू मॉड 3 माइनस मॉड x। कितना एरिया आएगा तो देखते हैं। तो दो कर्व दे रखे हैं, y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1, y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1, और एक आएगा y बराबर 3 माइनस मॉड x, 3 माइनस मॉड x। ठीक है, अब ये चीज़ें जो है अपने को इसका एरिया, द एरिया रीजन बाउंडेड बाय, ठीक है, इन लाइंस के द्वारा। तो जैसा कि अपने को पता है कि मॉड x माइनस 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट जो है 1 है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट 1 है। तो x अगर 1 से ज़्यादा होगा, x अगर 1 से ज़्यादा होगा, देखो ना इसके कंडीशन क्या है, x अगर 1 से ज़्यादा होगा तो x माइनस 1 का जो मॉड है ये ओपन हो जाएगा x माइनस 1 से, क्योंकि पॉजिटिव भी ओपन होगा। अगर मैंने बोला कि x जो है 1 से छोटा है तो इस केस में मॉड ऑफ x माइनस 1 जो होगा वो आ जाएगा माइनस साइन ऑफ माइनस x माइनस 1 से, तो ये 1 माइनस x हो जाएगा। ये बात अपने को समझ में आती है। इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 ही है, तो इस केस में ना अगर x जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो y बराबर आ जाएगा 3 माइनस x, और अगर x लेस देन 0 है तो y बराबर हो जाएगा 3 माइनस माइनस x। ठीक है, मॉड माइनस से ऑपरेट होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो y बराबर 3 प्लस एक्स। तो बेसिकली यू हैव टू ट्रेस दीज 4 लाइन्स, ये अपने आप में चारों स्ट्रेट लाइन्स है। तो ये चारों स्ट्रेट लाइन्स क्या है, स्क्वायर जैसा कुछ, ये जो भी रेक्टेंगल जो शेप मिलेगी उसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो पहले ये नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका बता देता हूँ कैसे ट्रेस करना है, लिख लें। चलो मैं यहीं पे बना देता हूँ, इधर ही बना, चलो वो वाला लिख लिया होगा पार्ट, चलो लिख लो। अच्छा, करेक्ट, ये मिटा रहा हूँ। अब देखो इसकी ट्रेसिंग देख लेते हैं, कैसे इसको ट्रेस करोगे। अब अगर मैंने आपसे बोला y बराबर x माइनस 1 को बताइए, तो x माइनस 1 आप सभी को पता है, जब देखो x की वैल्यू 1 है तो y 0 है, x की वैल्यू 1 पे y 0 है, यानी कि ये x की वैल्यू जब 1 है तब y 0 है, करेक्ट। अच्छा, x की वैल्यू 0 पर y जो है माइनस 1 है, दिख रहा है, x की वैल्यू 0 पर y माइनस 1 है इधर। तो ये लाइन जब आपसे पूछा जाएगा तो आप ये लाइन, अच्छा इसमें और कुछ भी बोला है क्या, ठीक है, और कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो ये लाइन जो है वो कुछ ऐसा बन जाएगी, दिस लाइन इज व्हाट, दिस इज x माइनस 1, करेक्ट। एंड इफ आई ड्रॉ 1 माइनस एक्स, कुछ नहीं है यार, आप बना ही लोगे, चलो ये 1 माइनस एक्स है, दिस इज 1 माइनस एक्स, दिस लाइन इज 1 माइनस एक्स, एंड व्हाट इज 3 माइनस एक्स, व्हाट इज 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स का मतलब क्या होगा, आप बना लो। तो y बराबर दो लाइनें ट्रेस करनी है, एक 3 माइनस एक्स और एक y बराबर 3 प्लस एक्स। अब देखो जरा सोचो, 3 माइनस एक्स का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 0 पर y 3 है, जब x की वैल्यू 0 थी तो y जो है वो 3 है, y 3 होने का मतलब इधर कहीं रहा होगा। और जैसे जैसे x की वैल्यू 1 डालोगे तो y 2 आएगा, x की वैल्यू 2 डालोगे तो y 1 आएगा। तो दिख रहा है ना, घट रहा है, वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने का मतलब ये मैंने समथिंग ऐसा मान लिया, ये मैंने कुछ ऐसा मान लिया, ये लाइन है, ठीक है। और 3 प्लस एक्स इज व्हाट, 3 प्लस एक्स जो है वो आप देख सकते हो क्या होगा, जब x की वैल्यू 0 है तब अगेन y 3 है, x की वैल्यू 0 पर y 3 है, यही पॉइंट से आएगा। तो देख सकते हो ना, यही चीज़ ये लाइन आएगी।
तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है कि डायग्राम कौन सा मिल रहा है, पॉइंट कौन कौन से मिल रहे हैं। ये लाइन और इस लाइन को कट किया तो मैं लिख दे रहा हूँ ना, एक तो पॉइंट ये मिलेगा, एक पॉइंट ये मिलेगा, एक पॉइंट सी मिलेगा और एक पॉइंट डी मिलेगा। ये जो पार्ट है ना, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया बहुत आसानी से निकाल सकते हो आप, सबके कोऑर्डिनेट लिख लेना। अब कोऑर्डिनेट लिखना आसान है, कैसे आसान है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, लिखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ, ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने के लिए ये जो लाइन है क्या है, 1 माइनस एक्स है, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ 1 माइनस एक्स। और ये क्या है, किसका इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट, पहली बात तो चाहे तो आप इन दोनों लाइन को सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व कर लो, किसी को सॉल्व कर लो, किसी के इंटरसेक्शन से आ जाएगा। तो मैंने 1 माइनस एक्स लिया और ये एक्स एक्सिस लिया। एक्स एक्सिस का देखो, एक तो y बराबर 1 माइनस एक्स और x की इक्वेशन y बराबर 0, तो इसका मतलब x बराबर 1 है। क्लियर, क्या मिल गया, x बराबर 1 है, y बराबर 0 है। तो ये पॉइंट अपने आप में बता रहा है दिस इज 1,0, ये पॉइंट 1,0 आ गया। किसी भी तरीके से कर सकते हो, अगर आप वर्टेक्स निकाल जाए वर्टेक्स से निकाल कर लो, इंटीग्रेशन से करना है इंटीग्रेशन से कर लो। अब मान लेते हैं मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे। ये जो लाइन दिख रही है x माइनस 1 और ये जो लाइन है दिस इज 3 माइनस एक्स है ना, ये लाइन क्या है, अपने आप में है 3 माइनस एक्स। तो x माइनस 1, तो मैं इधर लिख रहा हूँ x माइनस 1 बराबर y एक लाइन और y बराबर एक मैंने लिखा 3 माइनस एक्स। इन दोनों को देखो, तो जैसे आप देखोगे इसको किसके बराबर आएंगे, ये किसके बराबर आएगा वो देखो, ये आएगा तुम्हारा x माइनस 1 जो है बराबर है 3 माइनस एक्स के। तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 2, x बराबर 2, अगर x बराबर 2 तो y बराबर 1, तो पॉइंट जो है वो 2,1 आ गया। पॉइंट क्या आ गया, 2,1, दिस इज 2,1। अब मैं आपसे पूछूं ये जो y एक्सिस का मतलब x बराबर 0, x बराबर 0 और 3 माइनस, तो y बराबर 3 माइनस एक्स और x बराबर 0। अगर x बराबर 0 तो y बराबर 3, तो ये पॉइंट जो है वो क्या है, 0,3 है। लास्ट पॉइंट ये बचा, ये पॉइंट जो है ना भाई, ये जो लाइन थी 1 माइनस एक्स और x प्लस 3 का इंटरसेक्शन है, तो 1 माइनस एक्स, y बराबर 1 माइनस एक्स और y बराबर 3 प्लस एक्स, इसका इंटरसेक्शन जब करोगे तो 3 प्लस एक्स जैसे बराबर रखेंगे 1 माइनस एक्स के, तो इधर आ गया 2x बराबर 2, तो x बराबर 1, यानी कि x बराबर 1 तो y बराबर 0। एक्चुअली गलत हो रहा है, माइनस एक्स, हाँ, तो माइनस एक्स बराबर 1 आएगा ना, तो x बराबर -1 आएगा। x बराबर क्या आएगा, -1, x जैसे -1 रखोगे y2 आ जाएगा। तो अगर y2 आया तो -1,2, ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा -1,2। तो अगर चारों पॉइंट आ गए हैं तो एरिया निकालना आसान है। अब एरिया आप निकाल सकते हैं, चाहे तो आप इनकी साइड से निकाल लें, ठीक है, वर्टेक्स आपको पता ही है, तो एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से बनाया डायग्राम और सॉल्व करें। ठीक है, लिख लो चारों वर्टेक्स कैसे निकाले बता दे रहा हूँ बस मैं, ये रफ थोड़ा सा लग रहा होगा। वर्टेक्स कैसे निकाले भाई, आप तो दो लाइंस के इंटरसेक्शन निकालते चले जाओ, जो लाइन जहाँ पे कट कर रही है, जैसे इस पर्टिकुलर इसके से बात कर रहे हो, तो ये किसी भी दो के सॉल्व करने से आ जाएगा। चाहे तो आप एक्स एक्सिस इस लाइन को सॉल्व करें, एक्स एक्सिस इस लाइन को सॉल्व करें, या इन दोनों को सॉल्व करें, जो आपको आसान लग रहा है सॉल्व करें, क्योंकि तीनों का इंटरसेक्शन है। तो अगर वो इंटरसेक्शन तीनों लाइन पर लाई कर रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट तीनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो कोई भी दो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। करेक्ट, नोट करें। और ये क्वेश्चन से ये पूछा गया क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, जब ये IEEE था तब पूछा गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, फंक्शन का ग्राफ आना इंपॉर्टेंट है, कोनिक सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो दूसरे चैप्टर में जो कुछ ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो इसका एरिया आप कैलकुलेट कर लेंगे। अगला है एरिया ऑफ, एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट जरूर कीजिएगा। द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y बराबर मॉड x माइनस 2, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 3 एंड द x एक्सिस। अगर मैं बात करूं मॉड x माइनस 2 के ग्राफ की, जैसा कि फंक्शन जब हम पढ़ते हैं तो बेसिकली हम ये सब ग्राफ बनाना सीखते हैं, तो अपने को ना मॉड x माइनस 2 का ग्राफ बनाना है। अब देखो बेसिकली हो क्या रहा है, अगर आपको ना मॉड x का ग्राफ पता है तो मॉड x माइनस 2 x प्लस 3 कुछ ही बना सकते हैं आप। कैसे क्या, क्रिटिकल पॉइंट देखो यार, x माइनस 2 बराबर 0 कब होगा, जब x बराबर 2 है, यानी कि जब x की वैल्यू 2 रखूंगा तभी मॉड 0 होगा, यानी कि जो वैल्यू 2 पर 0 होगी, तो मान लेते हैं ये 2 है, तो कुछ नहीं, ये बन गया ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड x, है ना। अगर ये ग्राफ है मॉड x का, अब उसने बोला कि वो कहाँ से पूछ रहा है अपने को, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स टू 1 मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो x इक्वल्स टू 1 ये रहा, ये x इक्वल्स टू 1, एंड व्हाट इज x इक्वल्स टू 3, ये x इक्वल्स टू 3। अब अपने को क्या करना है, ठीक है, एरिया ऑफ द रीजन, एरिया इस रीजन का कैलकुलेट करना है। तो देखो एरिया इस रीजन का कैसे कैलकुलेट करोगे आप, मान लेते हैं ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, ये आ जाएगा एरिया में। लेकिन ध्यान रखो ये जो पॉइंट है 1, ये 2 और ये पॉइंट क्या है 3 है, तो एक बार हमें 1 से 2 जाना पड़ेगा, एक बार 2 से 3 अलग जाएंगे। तो 1 से 2 जब हम बात करेंगे उस केस में देखना, अब इसकी डिफाइनिंग सोचो यार, जब x जो है 1 से 2 के बीच में रहा होगा, अगर x जो है 1 से 2 के बीच में रहा होगा तो ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा। मेरी बात समझ में आई? तो मैं लिख रहा हूँ कि जब x जो है वो 1 से 2 के बीच में होगा तो मॉड x माइनस 2 जो है वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब पॉजिटिव बनाने के लिए जब मॉड आप ओपन करोगे तो माइनस साइन के साथ ऑपरेट करोगे, तो मॉड x माइनस 2 बराबर होगा माइनस साइन माइनस x माइनस 2 ब्रैकेट में, ठीक है। और जब 2 से 3 के बीच में होगा, जब x जो है वो 2 से 3 के बीच में होगा, तब मॉड x माइनस 2 जो है वो प्लस साइन से ऑपरेट होगा। ये मॉड का ही फंडामेंटल है, करेक्ट। अगर ये बात पता है तो एरिया जो है आप लिख सकते हो, एरिया शुड बी इक्वल्स टू 1 to 2, 1 से लेके 2 तक। और जब 1 से लेके 2 तक फंक्शन ये माइनस से ऑपरेट होगा 1 से 2 के बीच में, यानी कि आप लिखोगे माइनस एक्स प्लस 2, तो मैं इसको लिख दूँ डायरेक्टली 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन जब हम 2 से 3 के बीच में आएंगे तो ये हो जाएगा कितना, x माइनस 2 इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू डी एक्स। तो एरिया जो है ये बराबर आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक, प्लस नेक्स्ट क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 3। तो देखो एरिया कितना आ जाएगा, कैलकुलेट अगर हम करें तो एरिया आएगा, देखो जरा एक बार चेक करो, एरिया चेक करें तो एरिया बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एरिया बराबर आ जाएगा, देखो अपर लिमिट 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 यानी कि 2, तो 4 माइनस 2, तो एरिया आ जाएगा 4 माइनस 2 माइनस लोअर लिमिट, है ना। लोअर लिमिट कितना 1, तो 2 माइनस 1 बाई 2, 2 माइनस 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये आ गया। प्लस जब अगला लगाओगे 3, अपर लिमिट कितना आ जाएगा 9 बाई 2, 9 बाई 2 माइनस 6, तो नेक्स्ट इज 9 बाई 2 माइनस 6 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना, जब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 4 बाई 2 यानी कि 2 माइनस 4, है ना, 2 माइनस 4। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा एक बार आप लोग, है ना, ये आ जाएगा एरिया। तो देख लेंगे एरिया जो है जो भी आ रहा होगा ये आएगा माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 बाई 2 इज माइनस 3 बाई 2, सॉरी 3 बाई 2, 3 बाई 2 यानी कि ये माइनस 3 बाई 2, प्लस ये आ जाएगा 2 6 ज़ा 12, 9 माइनस 12 माइनस 3 बाई 2 माइनस 2 यानी कि प्लस 2, ठीक है। क्या कुछ कट रहा है, ये माइनस 2 और ये प्लस 2 कट जाएगा, माइनस 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 6 बाई 2 जो है एरिया आ रहा है, यानी 3 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है एरिया। एरिया कितना आएगा 3 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन नोट कर लो, ठीक है। वो तो आप कर ही लोगे, बस ये क्वेश्चन नोट करें, डायग्राम बनाएं।
ठीक है, ये आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स, है ना। कोई स्टैंडर्ड एलिप्स दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसके अंदर जो एक रेक्टेंगल हम इंस्क्राइब्ड कर सकते हैं, उस इंस्क्राइब्ड का मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है, इस चीज ये फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है प्रीवियसली। अब मान लेते हैं हमने एलिप्स बनाया, स्टैंडर्ड एलिप्स अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, ये हमारा एलिप्स है, ठीक है। इसकी इक्वेशन जो है वो क्या है, इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। इसकी इक्वेशन अगर ये दे रखी है तो इस इक्वेशन के अंदर एक रेक्टेंगल जो है वो इंस्क्राइब किया गया। इसके अंदर अगर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया गया, ठीक है, मान लेते हैं लेट से कि दिस रेक्टेंगल ये जो है ना वो इंस्क्राइब किया गया है। अब ठीक है, तो बड़े से बड़ा रेक्टेंगल अपने को नहीं पता, हमने जनरल एक रेक्टेंगल देखा है, तो बड़े से बड़ा रेक्टेंगल जो है वो किस एरिया का इंस्क्राइब कर सकते हैं ना। द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल, ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल का मतलब उसका एरिया, मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है। नाउ इफ आई स्टार्ट, अच्छा आपने सभी ने जब कोनिक सेक्शन में एलिप्स पढ़ा होगा तो वहाँ पर एक चीज़ जो है वो ये पढ़ी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। अपने को जब इस पर कोई पॉइंट नहीं पता होता है, ऐसे केसेस में हम पैरामीट्रिक फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म का ये जब आपने 11th में चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा। तो यहाँ पर हम जो है ना पैरामीट्रिक फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और इस केस में जो है वो क्या होगा, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, है ना, उससे अपना आंसर आ जाएगा। भाई एक्स बराबर ए कॉस थीटा और y बराबर b साइन थीटा, दीज आर द पैरामेट्रिक फॉर्म फॉर द एलिप्स। क्यों? क्योंकि कोई भी ये जो पॉइंट है, ये अपने आप में पॉइंट जो है a कॉस थीटा और b साइन थीटा, ये पॉइंट जो है हमेशा एलिप्स, स्टैंडर्ड एलिप्स पर लाई करेगा। क्यों? हम चेक करके देख सकते हैं, अगर x की जगह a कॉस थीटा रखूँ तो क्या आएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर गेट्स कैंसिल आउट, सो वी गेट cos square theta here, and if I put y as b sin theta, so I get b square sin square theta upon b square get cancelled out, here I will get sin square theta। तो sin square theta plus cos square theta is equals to 1, है ना। वो ये पॉइंट अपने को दिख रहा है कि जैसे अपने रखा तो 1 के बराबर आ गया, यानी कि ये पॉइंट हमेशा इस एलिप्स पर ही होगा। तो अगर मैंने ये सारी बातें मुझे पता है तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये पॉइंट मैंने कुछ इस तरह से लिखे, दिस इज पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। दिस पॉइंट इज ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, करेक्ट है। दिस पॉइंट इज ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। अब ये इसकी मिरर इमेज है, आप जस्ट अभी लाइन खत्म किया है, सॉरी लाइन आपने पढ़ रखा है पहले। तो ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा के केस में क्या होगा, देखो ये तो पॉजिटिव, बस ये नेगेटिव होगा, x तो सेम है, तो ये पॉइंट आ जाएगा a cos थीटा कॉमा माइनस b साइन थीटा, इज इट करेक्ट। a cos थीटा कॉमा माइनस b साइन थीटा, ठीक। अब देखो इस केस में बात करते हैं, अगर हम इस केस में बात करते हो तो ये जो पॉइंट है वो क्या है, a cos थीटा b साइन थीटा, ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, देखो ये वाला पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, इस पे x नेगेटिव और y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, यानी कि ये नेगेटिव y पॉजिटिव, तो माइनस का a cos थीटा, माइनस का a cos थीटा और b साइन थीटा, करेक्ट है। यहाँ दोनों ही नेगेटिव आएंगे, तो ये पॉइंट जो है वो लिखा जा सकता है माइनस a cos थीटा और माइनस b साइन थीटा, करेक्ट। अब
रेक्टेंगल है तो व्हाट शुड बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये बात पता है। तो अगर हम एरिया कैलकुलेट करने जाएं, ये हटाता हूँ पैरामीट्रिक फॉर्म, ऐसा नोट कर लेना, दिस इज पैरामीट्रिक फॉर्म, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो अगर मैं पैरामीट्रिक फॉर्म की बात करूं, अगर मैं पैरामीट्रिक फॉर्म की बात करूं तो जो ये इक्वेशन है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इस केस में आपको क्या करना है वो देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। अगर मैं आपसे बात करूं लेंथ इंटू ब्रेड्थ की, जरा सोचना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है ना, जरा देखो लेंथ क्या आ जाएगी इसकी। भाई आप देख पा रहे हो ना भाई, लेंथ क्या है यार, लेंथ है इसकी a cos थीटा माइनस a cos थीटा, a cos थीटा, तो लेंथ आ जाएगी 2a cos थीटा और ब्रेड्थ आ जाएगी 2b sin थीटा, तो ये आ जाएगा 2a, पीछे लिख रहा हूँ इसके बाद है ना, लेंथ आ जाएगा 2a cos थीटा और ब्रेड्थ आ जाएगी 2b sin थीटा, ये होता है एरिया। तो दिस इज एरिया। तो एरिया इज इक्वल्स टू, आप देख पा रहे हैं 2ab अलग लिखा और एक वाला जो 2 है वो sin थीटा cos थीटा के साथ में रखा, तो क्या हो जाएगा sin 2 थीटा। अब ये बात सोचो कि अगर ये एरिया आ रहा है उस रेक्टेंगल का, ये एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब sin 2 थीटा मैक्सिमम होगा। और sin 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी +1, क्योंकि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है +1। तो मैक्सिमम एरिया क्या हो जाएगा वो इधर लिख रहा हूँ। सो दिस इंप्लाइज दैट जो मैक्सिमम एरिया होगा वो होगा 2ab। मैक्सिमम एरिया कितना होगा 2ab, है ना, ये 2ab होगा और sin 2 थीटा, करेक्ट। तो मैक्सिमम एरिया शुड बी 2ab। तो ये आ जाएगा आंसर आ जाएगा 2ab। लिख लो, पहले क्वेश्चन नोट करें फिर उधर बनाएं। ठीक है, ये वाला पार्ट बाद में लिखना है, पहले आप ये नोट करो। अगला क्वेश्चन कह रहा था एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व y इज इक्वल्स टू log x प्लस ई बेस ई एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अपने को नहीं पता भाई ये log जो x ये है ये कौन सा रीजन बाउंड कर रहा है। एक्चुअली इसका ग्राफ हम ना हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता इसके बारे में। तो कह रहा है एरिया एनक्लोज बिटवीन द कर्व, कोई कर्व दे रखा है y बराबर, कर्व अपने को पता है y बराबर log बेस ई x प्लस ई। अब आप ये सोचो एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है कि अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस से एरिया बाउंड हो रहा है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जब मैं जहाँ पर ये x को कट करेगा वहाँ y 0 होगा और जहाँ पर ये y को कट करेगा वहाँ x 0 होगा, क्योंकि इसने लिखा है
कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में x भी आता है और y भी आता है ना। तो मान लेते हैं भाई एरिया की जनरल अप्रोच क्या है, एरिया की जनरल अप्रोच है लिमिट फ्रॉम अपर लोअर टू अपर y डॉट डी एक्स। अब y तो अपने को पता है, लेकिन जो dx है तो मुझे x की लिमिट देखनी है, x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएंगी, x की लिमिट निकाल लेते हैं। तो फॉर फाइंडिंग द लिमिट्स ऑफ x, है ना, आप लॉजिक समझे क्वेश्चन का, तो फॉर फाइंडिंग द लिमिट्स ऑफ x we have to solve for x and y. So if the given curve cuts the y axis, जहां पर ये y axis को कट कर रहा है, टच कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वहां पर x बराबर 0 होगा। तो एट x इक्वल्स टू 0 मैंने देखा x इक्वल्स टू 0, जैसे मैंने देखा x बराबर 0 पर y क्या आएगा, y बराबर आ जाएगा log बेस e, है ना, 0 प्लस e, तो ये हो जाएगा log e बेस e, log e बेस e का मतलब 1, तो y बराबर 1, तो ये x जो है वो 0 और y जो है वो 1, तो पॉइंट है 0,1, पॉइंट है 0,1। तो पहला पॉइंट क्या आया, 0,1 आया, ठीक है, पॉइंट आया 0,1। अगर मान लेते हैं y 0 है, सुनना मेरी बात, y 0 है, एट y इक्वल्स टू 0, जब y 0 होगा x एक्सिस पर, है ना, x एक्सिस पर जब y 0 होगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ एट x इक्वल्स टू 0 का मतलब है y एक्सिस। आपने ये चेक किया y एक्सिस के लिए, अब हम चेक कर रहे हैं x एक्सिस के लिए। x एक्सिस के लिए इक्वेशन तो सेम है, y बराबर log x प्लस ई बेस ई, y बराबर log x प्लस ई बेस ई। तो अगर y बराबर 0 तो ये रहा 0, ये बराबर आ जाएगा log बेस ई x प्लस ई रेशो टू द पावर 0, लॉग की प्रॉपर्टी है ये, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये आ जाएगा x प्लस ई, आ गया x प्लस ई, तो ये 1 आ गया, तो x बराबर क्या आ गया, 1 माइनस ई। तो आई होप आपको x की लिमिट मिल गई। x की लिमिट क्या मिली वो देखो यार, 1 माइनस ई, दिस इज नेगेटिव, है ना, ये अपने को पता है लेस देन 0 है, 1 माइनस क्या है ई क्या है 2 पॉइंट समथिंग, तो ये नेगेटिव है। अच्छा x की वैल्यू 1 माइनस ई से कहाँ अप्रोच करेगी, 0 तक अप्रोच करेगी, तो यानी कि लिमिट जो है वो क्या हो जाएगी, लिमिट, सो द एरिया इज, है ना, इसके बाद का पार्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, एरिया इज इंटीग्रेशन 1 माइनस ई टू 0 एंड फंक्शन y डॉट डी एक्स, फंक्शन इज व्हाट, इसको मैं डायरेक्ट ln लिख दूँ, ln x प्लस ई चलेगा, ln x का इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स लॉग x, है ना, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन, सॉरी उल्टा बोल गया, log x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, वन एज्यूम करके करेंगे और 1 को सेकंड फंक्शन मानेंगे, तो 1 को जब सेकंड फंक्शन मानोगे बाई पार्ट लगाओगे, ठीक है। ये वाला पार्ट मैं मिटा रहा हूँ, इसको आप लिख लेना कैसे मैंने किया है सिंपली, तो मेरे पास स्पेस हो जाएगा, चलो ठीक है, ठीक है। अब मुझे पता है क्या करना है, वो आ गया था मेरे पास, एरिया आपको लिखना था 1 माइनस ई से, वो आप कर लेना 0, और ये आ जाएगा ln x प्लस ई, करेक्ट। अब मैंने क्या किया, 1 कंसीडर किया, सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, तो एरिया शुड बी इक्वल्स टू, क्या होता था, बाई पार्ट लगाओ, ठीक है, वैसे तो याद ही होना चाहिए, फिर भी बता दे रहा हूँ, ये सेकंड फंक्शन रहता है, ये फर्स्ट फंक्शन रहता है, तो फर्स्ट फंक्शन ln x प्लस ई, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 अपॉन x प्लस ई, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x, मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, हाँ गलती होगी, फर्स्ट फंक्शन ln x प्लस ई, फर्स्ट फंक्शन है ना, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x, लिमिट लगा दो 1 माइनस ई से लेके 0 तक, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज व्हाट 1 अपॉन x प्लस ई, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x ही आएगा, सही कर रहा था मैं, और इसका अगेन इंटीग्रेशन, ये कर लोगे आप,
ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल रही है, 1 माइनस ई से लेकर 0 तक चल रही है, और देखेंगे सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उस तरीके से, करेक्ट है ना। तो करें भाई, लिख लें, और आंसर निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं, पहले ये नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन नोट कर लो। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार यार, ऐसा ln x का क्या आता है, ln x का आता है फर्स्ट फंक्शन, हाँ गेट्स कैंसिल आउट हो जाता है ना वो, ठीक है करेक्ट है। तो आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अप्लाई कर लो दोबारा से चेन क्या लगा दें, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, प्लस ही माइनस ही कर दो जैसे आप प्लस ही माइनस ही करोगे, देखो यहाँ तो लगा ही लो, ये वाला पार्ट तो खत्म ही हो जाएगा, जब लगाओ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो ये हो जाएगा ln, ये पूरा 0 से मल्टीप्लाई हुआ, गेट्स कैंसल्ड आउट, तो ये 0 माइनस 1 माइनस ही रखा तो ये हो जाएगा ln 1 माइनस ई प्लस ई, ब्रैकेट में क्या ब्रैकेट में 1 माइनस ई, ठीक है ऐसा कुछ आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज माइनस, ठीक है ऐसा। और बेसिकली ध्यान से देखो तो ये कट जाएगा तो ln1 मिलेगा, ln1 का मतलब 0, तो ये पूरा पार्टी जो 0 में कन्वर्ट हो रहा है, इस पूरे को मैं 0 लिख दे रहा हूँ यार, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इससे, ठीक। तो अपने पास इंटीग्रेशन जो बचा वो यही बचा, तो x अपॉन दिस। अब इस चीज़ को मैं कैसे इंटीग्रेट करूँ, ये आ रहा है 1 माइनस ई से लेके 0 तक, यहाँ पर मैंने क्या किया, ई जोड़ा ई घटाया, तो x प्लस ई अपॉन एक्स प्लस ई, एक पार्ट तो ये आ गया, ये माइनस, और ये माइनस वाला अगेन आएगा ना, तो प्लस में लिख दे रहा हूँ, प्लस इंटीग्रेशन 1 माइनस ई टू 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस वाला पार्ट था जो वो प्लस हो गया बाहर वाले से, ई अपॉन एक्स प्लस ई आ जाएगा। आई थिंक इसमें अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 1 अपॉन एक्स, ln x का डिफ्रेंशिएशन log x होता है, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x आ जाएगा, तो ये आप पार्ट कर लोगे। अब ये तो dx आ गया, ये भी dx आ गया, तो जैसे ही मैं इसका अगर आंसर निकालना चाहूँ, चेक कर लेते हैं अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है, ये वाला पार्ट तो 1 आ गया, 1 डॉट डी एक्स एक्स होता है, 1 डॉट डी एक्स क्या होता है, x आता है, तो एरिया जो है वो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, माइनस साइन x, लिमिट लगा दो, लिमिट लगा दोगे तो 1 माइनस ई से लेके 0 तक, ये देखो क्या हो जाएगा, ई अपॉन ln x प्लस ई है ना, ये आ जाएगा 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x, तो प्लस आ जाएगा e टाइम्स ln x प्लस ई, इस पे लिमिट लगा देंगे हम 1 माइनस ई से लेके 0 तक। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो अब देखें अगर मैं अब सिंप्लीफाई करूं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, मान लेते हैं कर लेते हैं, तो इधर लिख रहा हूँ मैं एरिया बराबर, ये वाला पार्ट मिटा रहा हूँ, देखो एरिया बराबर आ जाएगा, ठीक है यहाँ देखा मैंने अपर लिमिट तो 0 माइनस साइन 0, अपर लिमिट 0, ठीक है, माइनस 1 माइनस ई, माइनस 1 माइनस ई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये वाला खत्म हुआ, आगे क्या है अपर लिमिट, तो ये 0 हो जाएगा, तो ई एल एन ई प्लस ये हो जाएगा ई एल एन ई, कैलकुलेशन शायद कुछ मिस्टेक लग रही है, वो आप देख लीजिएगा अगर आंसर नहीं आता तो, और यह हो जाएगा ई, ये तो ln 1 हो जाएगा ना, तो 0 हो जाएगा पूरा ख़त्म, पार्ट 0 हो गया, पार्ट 0 हो गया, करेक्ट है। ln में तो कोई आंसर दिया नहीं हुआ शायद, ln ही तो 1 ही होता है, 1 हो जाएगा, ई आ जाएगा, तो ऑप्शन आंसर क्या आना चाहिए, एरिया अगर करेक्ट है सब कुछ तो ये आ जाएगा यार आपका -1 प्लस ई, तो 1 माइनस ई ही आएगा, अच्छा, और प्लस ई 1 आ जाएगा, करेक्ट है, कट पिट के एरिया जो है 1 आ जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना, एरिया शुड बी 1, नोट करें, ठीक, ये भी ठीक सवाल है, अच्छा सवाल है, पूछा गया 2005 में।
करेक्ट है, लिखो, नोट किया होगा ना ये वाला पार्ट, ठीक है, कैलकुलेशन वो आप कर लोगे यार। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, ठीक है, डिवाइड द स्क्वायर रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 4 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस S1 S2 S3। क्या मतलब हुआ कि जब दो पैराबोला है y स्क्वायर बराबर 4x मतलब इस तरह से x के अलॉन्ग और एक y के अलॉन्ग, तो दो लाइन दे रखी है x बराबर 4 एंड y बराबर 4, ठीक है। हाँ, तो x बराबर 4 पैरेलल टू y एक्सिस, y बराबर 4 पैरेलल टू x एक्सिस, तो वहाँ पे एक स्क्वायर बनता हुआ दिखेगा। तो वो स्क्वायर जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, कौन कौन से में, S1 S2 S3 में, ठीक है, तीन रीजन्स में डिवाइड कर रहा है। एरियाज ऑफ दीज पार्ट्स नंबर्ड फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम उन एरियाज़ का जो नंबरिंग है वो कैसी करी गई है, S1 S2 S3 से करी गई है। तो इनका अनुपात यानी कि रेशियो अपने को बताना है। तो पहले तो हम डायग्राम बना लें, समझ में आएगा एक्चुअल में कैसा क्या कहना चाह रहा है। उसने बोला यार y स्क्वायर बराबर 4x, देखना ध्यान से, ए वे नहीं बोला है इसमें, एक बोला x स्क्वायर बराबर 4y। अगर मैं इन दोनों पैराबोला को ट्रेस करूं तो y स्क्वायर बराबर 4ax ये पैराबोला है, ठीक है। एक्स स्क्वायर ये है, एक ये पैराबोला है, ठीक है। दिस इज वाई स्क्वायर बराबर 4x और ये क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, ठीक है। अब वो उसने दो चीज़ें बोली हैं, लाइन x इक्वल्स टू 4 एंड लाइन y इक्वल्स टू 4। एक लाइन जो है वो x बराबर 4 है और एक लाइन जो है वो y बराबर 4 है। तो x बराबर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये लाइन जो है वो x बराबर 4 है, ये लाइन जो है वो x बराबर 4 है, ये लाइन जो है y बराबर 4 है, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। ये लाइन जो है वो x बराबर 4 है और ये लाइन जो है वो क्या है, y बराबर 4। अगर ये दो लाइन, ठीक है, वो एक स्क्वायर को तीन पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक स्क्वायर को तीन पार्ट में डिवाइड करने का मतलब तीन रीजन में डिवाइड कर रही है। रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड, मतलब टॉप टू बॉटम बोला है। तो ये वाला पार्ट जो है वो S1 है इसका, ये S2 है और ये S3 है। तो हमसे पूछा गया है, सब क्वेश्चन समझ में आ गया, हमसे पूछा गया है S1 रेशियो S2 रेशियो S3 कितना होगा, है ना। S1 S2 और S3 का अनुपात या रेशियो कितना होगा। तो जब हमने डायग्राम बनाया, अब मैं ये क्या देखता हूँ कि यार देखो, सिंपल सी बात, सबसे पहले मैंने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया था, वो मैं यहाँ लिखा देता हूँ। वी नो, मैंने बताया था कि वाई स्क्वायर, शायद प्रीवियस लेक्चर में लिखाया था, 4ax और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। इनसे जब भी बाउंडेड एरिया निकालोगे, एरिया बाउंडेड बाई दीज पैराबोलाज, है ना। तो इस केस में जो एरिया होता है वो होता है 16ab/3। ये बात अपने को पता होनी चाहिए। ये हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करने को बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि ये क्वेश्चंस देखो, स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या बेसिकली जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा जाता है ना, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो आप याद रखें तो उस पर वो एक्स्ट्रा पार्ट आपका सेव हो जाएगा। अगर मान लेते आपको ये नहीं पता तो फिर आप इनका निकालोगे, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको इन्वॉल्व हो जाएगा उसमें, है ना। तो इसलिए अगर पता है तो टाइम बच जाएगा। अब ए और बी, तो हमारे केस में क्या होगा, हमारे केस में क्या होगा, जो एरिया बाउंड हो रहा है, मैं देखो आपको दिखाऊं कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है। ये दिख रहा है ना बीच में, जो S2 वाला पार्ट है, ये जो होगा वो इन दोनों पैराबोला के बीच में बाउंड हो रहा है। और यानी कि जो S2 है मेरे लिए, S2 ध्यान रखना बीच वाला है, यानी कि जो S2 है ये अपना 16/3 स्क्वायर यूनिट्स होगा। कुछ जरूरत नहीं पड़ी निकालने की, ये तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16/3 स्क्वायर यूनिट्स होगा। करेक्ट है मेरी बात। अब एक बात सोचो कि S1 प्लस S1 और S3 बराबर होंगे, सिमेट्रिकल दिख रहा है डायग्राम से। जितना एरिया S1 का होगा उतना एरिया S3 का होगा। S1 S3 का एरिया निकालना आसान है, आप कुछ भी कर लो, x²/4 करके कर देते हैं तो एरिया ऑफ ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 4 और x.dy यानी कि y.dx, x²/4 इंटू dx, ऐसा कुछ। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो कितना आ जाएगा, 1/4 बाहर और ये आ जाएगा x³/3। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, x³ आ जाएगा, लिमिट लगा दो 0 से 4। तो यार ये आ गया 64/12।
शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। 64/4 कितना हुआ? 16/3। 16/3 आ रहा है, ये भी 16/3 आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये 64 आएगा, 64 और अपॉन 4, हाँ सही है 16/3। तो ये भी कितना आ गया? 16/4 यूनिट्स आ गया, ठीक है। तो यानी कि S1 और S3 का एरिया भी कितना आया? 16/3 आ गया। अब S2 अपने को पता है, S2 भी कितना है? 16/3 है। तो भाई देख लो ना, इनका रेशियो अगर पूछा गया तो 16/3 रेशियो 16/3 रेशियो 16/3 तो कितना आ जाएगा? आउटपुट आएगा 1:1:1, ये आ जाएगा, ये आंसर है फाइनल। अभी क्वेश्चन को आसानी से हमने इसलिए आसान लग रहा है देखने में क्योंकि हमें एक स्टैंडर्ड रिजल्ट का इस्तेमाल किया। मान लेते हैं अगर हमें वो रिजल्ट नहीं पता है, सोचो अगर हमें ये रिजल्ट नहीं पता है तो पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना, ये भी अच्छा खासा टाइम ले लेगा आपका एक क्वेश्चन के बराबर। तो इसलिए इस चैप्टर में तो कैलकुलेटिव चैप्टर तो है थोड़ा सा, और कैलकुलेटिव तो आप कैलकुलेशन तो आप तब करेंगे जब आप उसका ग्राफ या डायग्राम बना पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट करें। करेक्ट है, ये नोट किया, ये बना ले। ठीक है, तो ये आपने नोट किया होगा। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एफ एक्स बी आर नॉन नेगेटिव कंटिन्यूस फंक्शन। एफ एक्स जो है वो एक नॉन नेगेटिव कंटिन्यूस फंक्शन है सच दैट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एफ एक्स एक्स एक्सेस एंड द ऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो x बराबर π/4, x बराबर बीटा जो कि ग्रेटर देन दिया हुआ है π/4। ये जब इसने इस फंक्शन का, देखो जो पहला एक बिल्कुल स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किया था इसमें डिफरेंशिएट कराया था, बिल्कुल सेम पैटर्न पे, थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन चेंज है। उसने बोला कि कर्व अब कुछ नहीं पता अपने को, इस फंक्शन का जो कि कंटिन्यूस फंक्शन है, एरिया जो है बाउंडेड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस और इस कर्व के द्वारा जो बाउंड एरिया बाउंड हो रहा है, और ऑर्डिनेट्स के द्वारा, ऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं? π/4, यानी कि एक्स की लिमिट बता दी π/4 से बीटा। तो क्वेश्चन आप सोच ऐसा सकते हो, उसने ये बोल दिया कि π/4 से लेके बीटा तक, और जो बीटा जो भी है वो π/4 से बड़ा है ना, बीटा यहाँ पर जो भी है वो π/4 से बड़ा है, ये ध्यान रखना, बीटा जो भी है वो π/4 से बड़ा है, क्योंकि भाई ना ये π/4 से ज़्यादा है जो भी है बीटा। अब उसने बोला कि ये दे रखा है अपने को बीटा साइन बीटा प्लस ये दे रखा है बीटा साइन बीटा, अच्छा ये एफ एक्स ये बराबर आएगा बीटा साइन बीटा, बीटा साइन बीटा प्लस π/4 कॉस बीटा प्लस π/4 कॉस बीटा, करेक्ट है, प्लस √2 बीटा प्लस √2 बीटा। तो f π/2 निकालना है, f π/2 निकालना है, f π/2 जो है वो निकालना है, कितना आएगा वो देखते हैं। देखो a बराबर एफ एक्स दिया हुआ है π/4 से बीटा, तो ये इसके बराबर आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में यार अपने को एफ एक्स निकालना है ना, एफ एक्स निकालना है, ठीक है।
पाई बाई टू, एफ एक्स नहीं निकालना है, एफ पाई बाई टू निकालना है। तो अगर उसने एफ पाई बाई टू पूछा, सबसे पहले तो हमें एफ एक्स चाहिए होगा, तो हम उसमें पाई बाई टू रखेंगे। एफ एक्स कैसे आएगा? एफ एक्स आएगा इसका डिफरेंशिएशन से। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करने जाऊँ तो कैसे करोगे? देखो एफ एक्स है ना, तो इसको ऐसे करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बीटा। बीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करें तो अपर लिमिट क्या है? बीटा है, तो ऊपर आएगा एफ बीटा डी बीटा अपॉन डी बीटा, करेक्ट है, माइनस एफ पाई बाई फोर डी पाई बाई फोर अपॉन डी बीटा समथिंग। इस तरफ देखो, फर्स्ट सेकंड के रूल से करोगे तो फर्स्ट फंक्शन बीटा डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस माइनस पाई बाई फोर साइन बीटा आ जाएगा, माइनस पाई बाई फोर साइन बीटा, ये आ जाएगा माइनस पाई बाई फोर साइन बीटा, ठीक है, प्लस रूट टू बीटा का वन आ जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या मिला? ये हमें एफ बीटा ही तो मिला। एफ बीटा बराबर क्या आ जाएगा? एफ बीटा ये तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है ना, तो बीटा कॉस बीटा जो भी आ रहा है वो मैं लिख दे रहा हूँ, ये आ रहा है बीटा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा प्लस साइन बीटा माइनस पाई बाई फोर साइन बीटा, है ना, माइनस पाई बाई फोर साइन बीटा प्लस अंडर रूट टू, करेक्ट। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एफ पाई बाई टू। तो जब एफ पाई बाई टू रखोगे तो बीटा की जगह पाई बाई टू रख दो, तो एफ पाई बाई टू की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? एफ पाई बाई टू ये आ जाएगा, पाई बाई टू आ जाएगा, पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू, ये आ रहा है देखो, पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू, पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू, करेक्ट। पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू, ये आ जाएगा साइन पाई बाई टू प्लस साइन पाई बाई टू, करेक्ट है, साइन पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर साइन पाई बाई टू, माइनस पाई बाई फोर साइन पाई बाई टू, ठीक है, प्लस अंडर रूट टू, करेक्ट। कैलकुलेट करके देख लो क्या आंसर आ रहा है। तो एफ पाई बाई टू क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए कॉस 90 कॉस 0 1 कॉस 90 0 0 साइन 90 1, ठीक है, पाई बाई फोर, करेक्ट है, और साइन पाई बाई टू यार वन ही होता है, प्लस रूट टू। तो देखें 1 माइनस पाई बाई फोर प्लस रूट टू कहीं है? ये चौथा ऑप्शन ये करेक्ट है, ठीक। क्वेश्चन नोट करें। ठीक है, पहले क्वेश्चन नोट करें। करेक्ट। तो यहाँ पर आपका जो है चैप्टर 8 सेकेंड पार्ट का एनसीईआरटी का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर। थैंक यू।